हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 5, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम आज चर्चा कर रहे हैं शब्द विचार की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब हम विकारी शब्दों की बात करते हैं, जब हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने अब तक वर्ण विचार पढ़े हैं। अब हम चल रहे हैं शब्द विचार का पहले पाठ की तरफ। वैसे तो आपके अध्याय नंबर 5 है, पर वैसे शब्द विचार का ये पहला भाग है। शब्द विचार के अंतर्गत आज हम 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे इस पाठ्यांश में। पहला है आपका लिखा हुआ है जैसे कि उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है हमारा समास। चलिए सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? तो पहले तो इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। उप का मतलब देखो, उप यहाँ पर एक शब्द निकल के आ रहा है उप। उप का मतलब होता है पास, और दूसरा शब्द है सर्ग। सर्ग का मतलब है निर्माण, यानी पास में रह करके निर्माण कार्य करना उपसर्ग कहलाता है। अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। जब कोई शब्दांश शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, या उस शब्द को विशेष बना देता है, तो वह शब्दांश उपसर्ग है। समझिए, एक उदाहरण से समझिए। नव प्लस निर्माण, नव निर्माण हुआ, समझाऊंगा अभी, एक बार लिख लीजिए। और एक और लेते हैं कु प्लस कर्म, कुकर्म। दो शब्दों से समझिए। जब कोई शब्दांश, यानी कि पहली बात तो ये समझ में आ जाती है कि जो उपसर्ग का जो है वो कहाँ लगता है? आगे लगता है। यानी कि किसी भी शब्द के आगे जो लगेगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा, पहली बात। दूसरा, वो शब्दांश होगा। शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का एक भाग, यानी कि ये अपने आप में, इनका तो अर्थ तो होता है पर ये अपने आप में पूरा मीनिंग तब तक नहीं देंगे जब तक ये किसी नए शब्द के साथ जुड़ नहीं जाते। यानी कि शब्दांश का महत्व तभी है जब वो किसी शब्द के साथ जुड़े। यदि शब्दांश को यदि हमने वाक्य में प्रयोग किया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो शब्दांश है पहली बात उपसर्ग। दूसरा बात है शब्द के आगे लगता है, दूसरी बात। तीसरी बात है नए शब्द का निर्माण कर दिया। नए शब्द का निर्माण करता है। नव प्लस निर्माण मतलब बनाना, नव मतलब नया, नया निर्माण करना, तो नया शब्द बना दिया। चौथा है या फिर उस शब्द को विशेष बना देगा या स्पेसिफिक बना देगा। तो देखिए यहाँ पर तो क्या किया, कर्म और कु जोड़ दिया, कुकर्म, एक नया विशेष अर्थ निकल गया। यहाँ पर निर्माण में नव जोड़ दिया, नव निर्माण बन गया, लेकिन नए शब्द का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से उपसर्ग का सामान्य सा अर्थ है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर या तो नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके शब्द को विशेष बना देते हैं, तब जाकर के वो उपसर्ग बनता है। तो उपसर्ग कौन से हुए? ये जो फर्स्ट पार्ट में लग रहे हैं, ठीक है।
अब ध्यान से समझिए, इसको बोल, ये उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हो गया, और नए शब्द या विशेष अर्थ हो गया। अब हम आपको बताते हैं उपसर्ग के प्रकार। देखिए, उपसर्ग के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से लिख लीजिए। संस्कृत के, दूसरा हिंदी के, तीसरा अरबी फारसी के, चौथा संस्कृत के अव्यय, और 5वां अंग्रेजी। के तो सबसे पहले अभी हम पढ़ लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यानी कि ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत के अंतर्गत उनका उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से हैं वो इसमें बहुत सारी लिस्ट दी गई है, मैं कुछ का नाम यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अनु। अब कैसे पता लगेगा कि वो अनु जो है, अनु मान लो एक उपसर्ग है, हमने इसके पीछे लगा दिया करण, एक शब्द है इससे बना अनुकरण। अब ये कैसे पता लगेगा कि संस्कृत का ही उपसर्ग है अनु? अनु तो हिंदी वाले उपसर्ग में भी प्रयोग किया जा सकता है ना। अब इसका देखिए समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो नया शब्द बनाना ये संस्कृत का होगा। संस्कृत का मतलब ये शब्द संस्कृत में एज इट इज प्रयोग होगा, यानी कि उपसर्ग लगने के बाद में जो समस्त पद बने, जो नया शब्द बने, वो नया शब्द संस्कृत में एज इट इज प्रयोग होने वाला होना चाहिए। यहाँ पर यदि हिंदी का कोई शब्द बन जाता है, ये भी हिंदी का नहीं है, हिंदी का मतलब है कि जो परिवर्तित होकर के हिंदी में आ जाए वो हिंदी का बन जाए, तब वो हो जाएगा हिंदी का। समझाऊंगा जब हिंदी का भी आएगा, समझिए। तो अनु से हमने बना दिया अनुकरण, और आपका लिखा हुआ अप, प्लस शगुन, क्या हो गया? अपशगुन। अब ये जो शब्द ना अपशगुन, ये शब्द हिंदी में भी इसी प्रकार से, सॉरी संस्कृत में भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। आया समझ में? इसीलिए वो अप अनु जब संस्कृत में आएंगे, ये हिंदी में भी आएंगे अनु और अप, इसलिए बता रहा हूं ये उपसर्ग हिंदी में भी आएंगे, पर दोनों में अंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अनु उपसर्ग के माध्यम से जो नया शब्द बना वो संस्कृत का बनना चाहिए, और जब हिंदी में आएगा तो अनु से जिस शब्द को हम जोड़ेंगे वो हिंदी का जो बनेगा, वो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो हिंदी का होना चाहिए। आगे आइए, अब आता है आगे अभी। अभी में जोड़ दिया करण, क्या बन गया? अभिकरण। फिर आपका है अति, इसमें जोड़ दो प्रिय, बन गया अति प्रिय। फिर आपका आ जाता है अधि, है ना, और अधि के अंदर इन्होंने जोड़ दिया प्लस राज, क्या बन गया? अधिराज। ठीक है, अगला परा, परा में जोड़ दिया जय, पराजय। लिखते जाओ, ये आपके उपसर्ग चल रहे हैं, पता है ना आपको, ये सारे उपसर्ग हैं संस्कृत के। आगे परी प्लस क्रमा, क्या बना? परिक्रमा। और देखिए दु प्लस चरित्र,
क्या बना? दुष्चरित्र। फिर आगे आइए, नी विसर्ग प्लस तेज, क्या बना? निस्तेज। अगला आइए, सॉरी से आया है ना, से निस्तेज। अगला देखिए, प्र प्लस बल, प्रबल। नेक्स्ट आइए, प्रति प्लस बल, प्रतिबल। अगला लिखिए, लिखते जाओ बेटा, वी प्लस शेष, क्या बना? विशेष। इसमें उपसर्ग कौन से हैं? ये चल रहे हैं, ये उपसर्ग है। अगला, सम प्लस पूर्ण, क्या बना? संपूर्ण। अगला, सु प्लस पुत्र, क्या बना? सुपुत्र। अगला, अव प्लस गुण, क्या बना? अवगुण। क्या बन गया? अवगुण। अगला, आ प्लस जन्म, आजन्म। तो इस प्रकार से संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं, अनु, अप, अभि, अति, अधि, परा, परि, नी, प्र, दु, प्र, प्रति, वी, सम, सु, अव, आ। और भी बहुत सारे हैं, पर आपके पुस्तक में यही लिखे गए हैं। पर याद रखिएगा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये वाले उपसर्ग हिंदी में भी आ सकते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है कि जब अनु का कर्ण के साथ प्रयोग होगा, जो नया शब्द बनेगा वो संस्कृत का बनेगा। जब हिंदी में अनु का प्रयोग होगा, जब ए का, आ का, इनका हिंदी में प्रयोग होगा, तो वो यहाँ पर आ जन्म जो शब्द है वो संस्कृत का है, परंतु जब वो हिंदी में बनेगा तो यहाँ आ जन्म की जगह हिंदी का कोई शब्द बनेगा। अभी मैं हिंदी का समझा रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हिंदी वाले उपसर्ग देख लेते हैं। हिंदी वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं? यदि आपने लिखा नहीं है तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके देख कर देना है ना। चलिए, अभी हिंदी के उपसर्ग आ जाइए। नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। देखिए, हिंदी का बहुत सारे उपसर्ग हैं, मैं कुछ उपसर्ग बता रहा हूं। ए प्लस थाह, अथाह। अब ध्यान से समझिए, ए संस्कृत में भी प्रयोग हो सकता है, परंतु जो अथाह शब्द बना ये पूर्ण रूप से हिंदी का शब्द है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता, इसीलिए ये यहाँ पर ए जो आया वो हिंदी का उपसर्ग हो गया। ठीक है, आई अगला, अन प्लस जाना, क्या बनेगा? अनजाना। और देखिए, अगला है आपका अध। अध उसमें भी था, संस्कृत में था ना, अध प्लस पका, अध पका। आया समझ में? यानी कि अध जो है उसके अंदर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, परंतु यहाँ पर जो अधपका शब्द है संस्कृत का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदी का शब्द है, इसलिए अध इसमें आएगा तो हिंदी का बन गया। यदि अध से कोई नया शब्द बनेगा वो संस्कृत का बनेगा तो संस्कृत में चला जाएगा अध। आगे बढ़िए, सु प्लस रूप, तो क्या बनेगा? स्वरूप। आगे बढ़िए, सॉरी स्व, भूल गया, स्व। अगला, क या कु
प्लस ढंग, कुढंग, गलत तरीका। अगला देखिए, दू प्लस बला क्या बनेगा? दू प्लस बला क्या बनेगा? दुबला। तो इस प्रकार से हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनके माध्यम से हिंदी के शब्द बन जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग। अब अरबी फारसी के उपसर्ग क्या होते हैं वो बता देता हूं पहले तो। देखो, सबसे पहले हिंदी हमारी मातृभाषा रही, तो संस्कृत के उपसर्ग बने। फिर हिंदुस्तान में चलने लगी हिंदी, और हिंदुस्तान में हिंदी के बीच में एक भाषा आई, कौन सी? उर्दू। एक उर्दू भाषा के साथ साथ में चली यहाँ पर अरबी, फारसी, इस प्रकार की भाषाएं और थी, और फारसी से हिंदी का निर्माण हुआ था। तो उस समय जब हिंदुस्तान में अरबी और फारसी भाषा बोली जाती थी तो उनके उपसर्ग भी हमारी हिंदी भाषा का हिस्सा बन गए, क्योंकि हिंदी तो अरबी, फारसी, संस्कृत से ही बनी है, उन्हीं के शब्द लिए गए हैं। तो अरबी फारसी के ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं? देखिए, खुश, उसमें जोड़ दिया बू, क्या बन गया? खुशबू। ठीक है। अगला देखिए, इसमें गैर, बताओ आपको याद होगा तो गैर हाजिर, एब्सेंट होता है ना, गैर हाजिर। फिर आपका इसमें अगला शब्द ले लेते हैं हम, आपका है ना प्लस लायक, नालायक। आप एक बात देख रहे हैं, खुशबू, गैर हाजिर, नालायक, ये सारे शब्द भी किसके हैं? अरबी और फारसी भाषा के बन रहे हैं। ठीक है, परंतु इनका हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, पर ये शब्द जो बन रहे हैं वो मूल रूप से अरबी और फारसी भाषा के ही बन रहे हैं। यहाँ पर जो शब्द बने हैं ये सारे हिंदी भाषा में जन्मे हैं, हिंदी भाषा ने इनको पैदा किया है। संस्कृत के जो शब्द बने थे वो संस्कृत ने पैदा किए थे, पर अरबी भाषा के ये जो शब्द है अरबी भाषा में मूल रूप से प्रयोग में आते हैं, परंतु हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, हम प्लस शक्ल क्या बना? हम शक्ल। अगला हर प्लस एक, हर एक। ठीक है। नेक्स्ट, बा प्लस कायदा क्या बना? बाकायदा। अगला देखिए, बद, बद प्लस नाम, बदनाम। ये क्या बन रहे हैं? अरबी फारसी के शब्द बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? बद, खुश, गैर, जा, ना, हम, अरबा, ये उपसर्ग है अरबी फारसी के, पर हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का, इसलिए हम हिंदी भाषा के उपसर्गों के अंतर्गत इनका अध्ययन कर रहे हैं। अगला है हमारा ला प्लस इलाज क्या बना? ला इलाज। तो इस प्रकार से अरबी फारसी के उपसर्ग आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला हम पढ़ते हैं संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग। देखो, संस्कृत के उपसर्ग होते क्या है पहले समझिए। संस्कृत के अव्यय, अब संस्कृत के अव्यय का मतलब क्या होता है पहले समझिए। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा लिंग, सातवीं का पिछली कक्षा में लिंग पढ़ा होगा। लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। फिर आपने पढ़ा होगा वचन, एक वचन, बहुवचन। फिर आपने पढ़े होंगे कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पेपर संबोधन ही हो रहे पढ़ा होगा। तो लिंग, वचन, कारक के अनुसार
जिस किसी शब्द में परिवर्तन नहीं होता वो सारे अव्यय हैं। समझ में आया? समझ में आया? जैसे एक शब्द है हाथ, लिंग कोई सा भी हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। सीता का हाथ अच्छा है, राम का हाथ अच्छा है, हाथ में कोई परिवर्तन हुआ लिंग के अकॉर्डिंग? नहीं हुआ ना। वचन, उनके हाथ अच्छे हैं, उसका हाथ अच्छा है, हाथ में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वो सारे अव्यय हैं। तो संस्कृत के अव्यय ऐसे कुछ शब्द हैं जो उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं। वो कौन कौन से वो देख लीजिए। तत्, तत्, इससे बना काल, क्या बनेगा? तत्काल, पहला। दूसरा देखिए पर प्लस देश, परदेश। अगला देखिए, अगला हमारा है सह प्लस योग, सहयोग। अगला देखिए स्व प्लस देश, क्या बना? स्वदेश। अगला आ जाइए नंबर 5 पुरस प्लस कार, क्या बना? पुरस्कार। अगला आ जाइए अन प्लस एक, क्या बना? अनेक। अगला आ जाइए अंतर प्लस मुखी, क्या बना? अंतर्मुखी। अगला आ जाइए अध। अब देखिए अध यहां पर भी आ गया, आप समझ रहे हैं? विसर्ग के अध पतन, क्या बनेगा? अध पतन, पतन। तो इस प्रकार से हमारे यह संस्कृत के उपसर्ग हो जाते हैं। अब हम अंतिम भाग की तरफ चल रहे हैं इसके, वो है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। उसमें है देखो हेड, हेड प्लस मास्टर, क्या बना? हेड मास्टर। ठीक है, इस प्रकार से और आ गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट, क्या बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा है सब, सब प्लस, इसके अंतर्गत हम बना देंगे सब के अंतर्गत सब जज, क्या बन जाएगा? सब जज, यानी कि नीचे वाला स्तर पर काम करने वाला। अगला है चीफ, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। चीफ जज, तो चीफ जज बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत सारे और भी हैं, पर आपके इतने से ही लिखे हुए हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग ये हो जाते हैं। अब अंत में एक बात और आती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो 1 मिनट की बात है, वो भी समझा देता हूं आपको। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब तक तो हमने क्या किया, एक उपसर्ग लिया और उसके माध्यम से एक शब्द बना दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जहां पर 2 उपसर्ग एक साथ आते हैं और फिर एक नया शब्द बनता है। देखिए जैसे अति प्लस आ प्लस चार, देखिए अति भी उपसर्ग है, आ भी एक उपसर्ग है और चार एक मूल शब्द है। क्या बना? अत्याचार। समझ में आया? यहां पर पहला उपसर्ग ये है, दूसरा उपसर्ग ये है, ये मूल शब्द है, समस्त पद ये बन गया। तो 2 उपसर्ग वाली प्रक्रिया भी चलती है। वो कौन कौन से शब्द है वो बता रहा हूं।
जैसे हमने किया सु प्लस सम प्लस गठित सुसंगठित, तो सु और सम आ गया। इसी प्रकार से अन प्लस आ प्लस शक्ति अनाशक्ति हो गया। फिर आपका है निर प्लस अभि प्लस मान निराभिमान हो गया। निर प्लस आ प्लस करण निराकरण हो गया। ए प्लस नी प्लस यंत्रित अनियंत्रित हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द और भी हैं जिनके माध्यम से हम दो दो उपसर्ग एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए अब हम आपसे नए सेशन में मिलते हैं, वहां पर हम आपको बताने वाले हैं प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।